के लिए नई पॉलिसी है, ये उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद स्टूडेंट को बेनिफिट होने वाले हैं या तो फिर उनको डिसएडवांटेज होने वाले हैं। पहले एक साल विदाउट जॉब भी सरवाइव कर सकते हो, उतना आपके पास इनकम सोर्स है। आपको अगर कॉलेज मिस करनी पड़ेगी या फिर जॉब सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। मंथली कनाडा में कॉस्ट कितना हो जाता है स्टूडेंट्स को, भी रैंडम कोर्स ना सिलेक्ट करें, पीआर के चांसेस भी उतने कम हो जाएंगे। तो अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे कि जो कनाडा की 2024 के लिए नई पॉलिसी है, ये उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद स्टूडेंट को बेनिफिट होने वाले हैं या तो फिर उनको डिसएडवांटेज होने वाले हैं। तो ये वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि इट इज वर्थ टू कम इन कनाडा 2024 और हम सब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। सो कनाडा इमिग्रेशन ने स्टूडेंट के लिए नई पॉलिसी 2024 निकाली है, जिसमें 3 सबसे बड़े चेंजेस है। फर्स्ट है कि 2023 तक GIC स्टूडेंट्स के लिए $10,000 थी, लेकिन अब उसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने अराउंड $20,635 कर दी है। और जो दूसरी ये चीज है कि जो वर्क के लिए रिस्ट्रिक्शन था 20 आवर्स का, उसको उन्होंने हटा दिया है ओनली अप्रैल 2024 तक। उसके बाद वो लोग वापस से अपडेट करेंगे। और जो तीसरी पॉलिसी है वो है कि जो अब तक वर्क परमिट एक्सटेंड हो रही थी स्टूडेंट्स की, वो अभी 2024 में नहीं होने वाली है। तो अभी हम ये 3 चीज पे बात करेंगे और हम पहले बताएंगे कि GIC जो $20,000 कर दी है उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जैसे कि GIC हो गई पहले 6 लाख थी और अभी 12 लाख हो चुकी है। तो GIC हो गई 12 लाख। अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको 2 सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ेगी, वो भी आप समझ लीजिए कि 15 लाख तक हो जाएगी, 12 से 15 लाख। और बाकी का आप इंश्योरेंस समझ लो, ट्रैवलिंग कॉस्ट समझ लो, मनी जो कन्वर्ट करते हैं इंडिया से कनाडा में, वो कन्वर्सेशन चार्ज भी लगते हैं। और आप जब यहाँ कनाडा में आते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत जॉब मिल जाएगी, तो उसमें भी 6 महीने या 1 साल लग सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख जितना आपको फर्स्ट ईयर का खर्चा होगा। 30 लाख अगर आपके पास है और आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो वेलकम टू कनाडा। तो आप ये GIC का जो अमाउंट है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपके ऊपर। और दूसरी मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोन लेके आ रहे हो तो आपको सोचोगे कि लोन को हम रीपे कर देंगे 1 या 2 साल में। That's little bit difficult. That little bit difficult. Exactly. वो बहुत ही मुश्किल होगा इतनी लोन 2 साल में पे करना। कम से कम आप 5-6 साल का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक तो आपको डेली के कॉस्ट ही वहां से जो अपनी GIC उससे निकाल पाओगे। उसके बाद जब एजुकेशन खत्म होगा, उसके बाद आपको अगर $60,000 से ज्यादा की जॉब मिलती है तभी आप कुछ बचा के अपना लोन रीपे कर पाओगे। तो उसके लिए भी अभी जो पहले क्या होता था, लोग GIC भी बचा लेते थे, उसमें भी लोन पे हो रही थी, लेकिन अभी कुछ बचेगा नहीं। It's all about for the living cost because कनाडा का लिविंग कॉस्ट बहुत ही हाई हो चुका है। बहुत ही हाई हो चुका है। तो आपको अप्रोक्सीमेट अभी 3 या 5 साल तो समझ नहीं पड़ेंगे कि आप अपना लोन का पेमेंट स्टार्ट करोगे। कंप्लीशन के लिए तो और भी टाइम लग सकता है। Right. अगर स्टूडेंट आ भी जाते हैं तो जॉब के मार्केट में हम जो बात करें कि आपको मोर देन 20 आवर्स की परमिशन दी है, तो आप 30 आवर 40 आवर भी कर सकते हो। लेकिन जॉब का सिनेरियो यहाँ कनाडा का क्या है, आप ही बताइए, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। That's 2 words. अभी इन्फ्लेशन का टाइम है तो कनाडा के लिए जॉब कनाडा में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कभी भी आपको जॉब से ऐसे ही निकाल देंगे, सुबह जाओगे आपको टर्मिनेशन लेटर हाथ में मिल जाएगा, ऐसी सिचुएशन है कनाडा में। सो इट्स टू डिफिकल्ट। यहाँ पे उतना लोगों के लिए वर्क बहुत है नहीं अभी फिलहाल। तो अभी कंपनियां सबको ले ऑफ ज्यादातर दे रही है। अगर आप बैंक में देखोगे, बैंक में भी ले ऑफ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ले ऑफ दे रही है। तो उतना हायरिंग भी साथ में नहीं हो रहा है। और जो ये विंटर सीजन होता है उसमें तो हायरिंग होता ही नहीं है। तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है। आप अगर फर्स्ट 6 मंथ 7 मंथ तक स्ट्रगल करोगे, उसके बाद आपको एक जॉब मिल सकती है। लेकिन मिलेगी तो सही, लेकिन उसकी भी सिक्योरिटी तो नहीं ही होगी कि चलो हमें अब जॉब मिल गई, हम आराम से हमारे साल निकाल देंगे यार, ऐसे ही निकल जाएंगे। दैट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। पहले 1 साल विदाउट जॉब भी सरवाइव कर सकते हो, उतना आपके पास इनकम सोर्स है। देन
वेलकम टू कम कनाडा। अगर आपके पास उतना नहीं है तो आने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और अगर एजुकेशन में स्केड्यूल भी कॉलेज का ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर जॉब के साथ कंबाइन नहीं हो पाता। एग्जैक्टली अभी ऐसा हो चुका है कि लाइक डे शिफ्ट में बहुत ज्यादा वर्क आवर्स मिल जाते हैं आपको, और उसी टाइम पे कॉलेज के क्लासेस के स्केड्यूल्स Right. भी होते हैं। तो Right. आपको अगर कॉलेज मिस करनी पड़ेगी या फिर जॉब सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो वो भी थोड़ा है, वो एडजस्ट करना schedule होता है। भी थोड़ा मुश्किल है। अगर आप GIC दे के कनाडा में आ रहे हो तो उसके एडवांटेजेस ये है कि आप यहाँ पे आके एजुकेशन अच्छा ले सकते हो और यहाँ पे आके अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, इंडिपेंडेंट रहना सीख कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट भी सीख सकते हो। Exactly. कैसे स्ट्रगल होती है वो भी आप देख सकते हो। तो ये अगर आप इस सब के लिए रेडी हो तो वेलकम। और अगर डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो लाइक GIC की अमाउंट बढ़ चुकी है, तो Right. आपके होल ईयर लाइक पूरा एक्सपेंस है वो भी बढ़ जाएगा। राइट, तो उसके लिए अगर आपने लोन लिए तो उसकी अमाउंट पे करने की अमाउंट भी नंबर्स बहुत बड़े हो गए। तो इधर आके आपको अगर आपको जॉब नहीं मिली, सफिशिएंट अमाउंट की जॉब नहीं मिली, तो आपको अगर लोन पे करने में प्रॉब्लम आ सकती है। Right, उसमें भी आप इसकी वजह से depression में जा एग्जैक्टली सकते हो। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी फील होती है, अब मैं क्या करूं, चला जाऊं, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सब कुछ होता है। और दूसरी चीज तो है कि आप फैमिली को मिस करोगे, यहाँ आपको थोड़ा वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अभी हम बात करेंगे मंथली कनाडा में कॉस्ट कितना हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो अगर आप शेयरिंग में रूम लेते हो तो $500 to $600 आपका शेयरिंग रूम में जाएगा। मिनिमम 5 to मैक्सिमम 800। फिर आपका ग्रोसरी अगर आप देख लेते हो तो 200 to 300 ग्रोसरी में जाएगी। अगर या मंथली 200 ग्रोसरी के जाते ही जाते हैं। अगर आप बाहर नहीं खाते हो, आप अपने खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल करते हो तो। एग्जैक्टली। और अगर आप यहाँ के कार नहीं लेते, मोबाइल महंगे वाले नहीं लेते, तो उतना आपको कम एडिशनल कॉस्ट होगा। तो आपका अराउंड 1000 to 1200 में आपका हो जाएगा महीने में। तो आपके Yeah. पास एवरी मंथ उतना अमाउंट होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको। एग्जैक्टली। और ये तो मंथली हो गया। तो आप अगर ईयरली काउंट कर ले तो ईयरली आपको $12,000 या फिर $15,000 तो आराम से हो मिनिमम। जाएगा। तो एग्जैक्टली। अगर हमारी इंडियन करेंसी से कैलकुलेट करूँ तो 7 लाख to 8 लाख एक साल का आपका खर्चा होगा यहाँ रहने का, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो। अगर आप जॉब करते हो तो उसमें से आपका खर्चा निकल पाएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि उसमें से कुछ सेविंग कर सके होगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा नहीं जब है। तक आप स्टूडेंट्स लाइफ में हो। स्टूडेंट्स के बाद जब आप फुल टाइम वर्क करोगे तब बेनिफिट्स होगा। एग्जैक्टली। और फुल टाइम में भी अगर आप एक से ज्यादा लाइक 2 जॉब करोगे, ऐसे जॉब करोगे वीकेंड पे और वीकडेज पे ऐसे जॉब करोगे, तो आपकी सेविंग होने के चांसेस है। ये तो फैक्टर सब हो गए कि कनाडा में आप कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, कैसे आप मैनेज कर सकते हो। दूसरी एक फैक्टर की बात करेंगे तो जो PR के लिए ड्रॉ आ रहा है उसमें स्पेसिफिक कैटेगरी का आ रहा है। तो आप जो भी कोर्स लेके कनाडा आ रहे हो तो कोई भी रैंडम कोर्स ना सिलेक्ट करें। आप पूरे पहले गाइडलाइन देखे कौन से रिलेटेड ड्रॉज आ रहे हैं, किस फील्ड में आपको यहाँ पे जॉब मिलने का चांसेस ज्यादा है, तो वो फील्ड का आपको कोर्स लेके सिलेक्ट करके आना आपके पड़ेगा। PR के इंटेंशन से अगर आ रहे हो तो कौन सी फील्ड नेसेसरी है इधर, ऐसे PR के लिए जो कैटेगरी में जॉब PR के ड्रॉज आते हैं वो थोड़ा रिसर्च कर लो। उसके बाद वो लाइन और वो स्ट्रीम जो भी है रिलेटेड स्ट्रीम आपके रिलेटेड, उसको चूज करके इधर आओ। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि एक मेडिकल स्ट्रीम है जिसके ज्यादातर ड्रॉ आ रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के आ रहे हैं और स्टेम के भी आ रहे हैं शायद। स्टेम्स के भी आ रहे हैं जो टेक्निकल है, और फार्मेसी और लॉजिस्टिक्स के भी आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कोर्स आप सिलेक्ट करके आ सकते हो जिसमें से आपको जॉब भी मिल सके और PR के चांस भी हो जाए। Exactly. क्योंकि अभी PR के ड्रॉ की हम बात करें तो उसका स्कोर बहुत ही हाई जा रहा है। तो जो 12th कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कनाडा में आ रहे हैं उनके लिए तो वो स्कोर अचीव करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री है एटलीस्ट, तभी आपको अच्छी सी जॉब $60,000-70,000 की मिल सकती है। अगर उससे लो वाली है तो आपको बेसिक जॉब ही करनी पड़ेगी। तो ये भी एक फैक्टर है। तो अभी थर्ड टॉपिक पे बात करेंगे, जो वर्क परमिट एक्सटेंड कर रहे थे अभी तक, उसका जो पॉलिसी कैंसिल हो गई है 2024 से एक्सटेंड नहीं होने वाली है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उससे कोई अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, उसके डिसएडवांटेजेस होंगे। क्योंकि आपको अगर 2 इयर्स का कोर्स लेके आते हो और उसमें आपको 3 इयर्स की वर्क परमिट मिलती है,
तो उसी में आपको एलिजिबल होना पड़ेगा पीआर के लिए, अपनी फाइल सबमिट करनी पड़ेगी। अगर नहीं होती है तो आपके वापस भी जाना पड़ सकता है होम टाउन, या तो कुछ एडिशनल आपको LMI या कुछ लेना पड़ सकता है। और अगर आप 1 ईयर का कोर्स लेके आ रहे हो तो सिर्फ आपके पास 1 ईयर की वर्क परमिट होगी। तो अगर आपको ये एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है तो उतने ही टाइम में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पीआर के चांसेस भी उतने कम हो जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है जो एक्सटेंशन अभी वर्क परमिट का बंद हो गया उसके लिए। तो फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि अगर आप वेल सेटल हो अपनी कंट्री में, तो या तो आपके पास अच्छी सी जॉब है या तो आप अच्छा सा बैकग्राउंड है, तो आप रिस्क ना ले यहाँ आके थोड़ी सी लाइफ को मिसबैलेंस करने की। एग्जैक्टली, डिस्टर्ब नहीं करे। और अगर आपके पास है, आपको कनाडा आना, आपका ड्रीम है, आप आना चाहते हो और आप थोड़े स्ट्रगल के लिए या तो फिर हार्ड वर्क के लिए या फैमिली से अकेले रह सकते हो, ये सब के लिए आप अगर मेंटली प्रिपेयर हो और आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ना कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की लोन लेके आना पड़े, तो आप कनाडा डेफिनेटली आ सकते हो और यहाँ पे अपना लक आजमा सकते हो। सो नई जो स्टूडेंट की 2024 की ये पॉलिसी आई है, हमारे ये सारे फीडबैक थे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना और जो भी है वो हमें जरूर बताना, तो हम इसका रिप्लाई देने की कोशिश भी करेंगे। और कोई अगर टॉपिक है आपके दिमाग में या आप कुछ देखना चाहते हो कि ये टॉपिक में भी क्या फीडबैक हो सकते हैं, तो हम उस पर जरूर से वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।